तो हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल वाजपेयी क्लासेस। जनरल साइंस फॉर कंपटीशन की श्रृंखला में आज का वीडियो न्यूट्रिएंट्स पर है। देखिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे भोज्य पदार्थों के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दैट न्यूट्रिएंट्स आर एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, ये एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं। प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स ये डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि प्रोटीन्स क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन्स 1837-38 में वर्जीलस और मोल्डन नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा। प्रोटीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। जैसे कि इसके मेन फंक्शंस क्या हैं हमारे शरीर के लिए। देखिए, प्रोटीन का मेन कार्य है अंगों की मरम्मत के लिए, एनाबॉलिज्म। इसको क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म, यानी अंगों की मरम्मत के लिए। हमारे शरीर के अंदर जो टूटे फूटे अंग होते हैं उनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन का बहुत ही अहम योगदान होता है। ठीक है, तो फॉर रिपेयरिंग द डिस्ट्रॉय ऑर्गन्स, ठीक है, एनाबॉलिज्म, इस प्रक्रिया को एनाबॉलिज्म कहते हैं। वृद्धि के लिए, फॉर ग्रोथ, एडल्ट एज के अंदर ड्यूरिंग द 12 से लेकर के और 16 साल की ये जो एडल्ट एज है, इस एज में बच्चों की वृद्धि के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हार्मोन संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस द हार्मोन्स। तो बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि हमने हार्मोन्स के वीडियो में बताया है। तो हार्मोनल सिंथेसिस के लिए भी प्रोटीन का अहम योगदान है। इसके अलावा गैसीय संवहन, गैसेस ट्रांसपोर्ट्स, जैसे कि हमारे रक्त के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसमें O2 हमारी सेल्स के लिए, O2 जो है सारी सेल्स के अंदर जाता है, किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो ये गैसीय संवहन का काम करते हैं, ऑक्सीजन को सप्लीमेंट करते हैं पूरी बॉडी के अंदर। और उसके बाद में CO2 जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उसको एक्सपेल कर देते हैं ह्यूमन बॉडी के बाहर। ठीक है, तो ये गैसीय संवहन में भी, यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, गैसेस ट्रांसपोर्ट में इनका बहुत ही अहम योगदान होता है। इसके अलावा उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण और कार्यान्वयन करना, मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो उसको कंट्रोल करना और उसको एक्टिव करना, उसका कार्यान्वयन करना। तो ये सारे कार्य जो हैं प्रोटीन के द्वारा होते हैं। अब प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए, ये जो डिफिशियंसी डिजीज़ है, तो डिफिशियंसी डिजीज़ में हम जानते हैं कि बच्चों में 2 प्रकार के रोग हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला है मेरेस्मस रोग, मेरेस्मस। ठीक है, और दूसरा रोग है क्वासिरकोर। ठीक है, तो ये क्वासिरकोर रोग और मेरेस्मस रोग, ये दोनों रोग जो हैं ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो क्वासिरकोर रोग में क्या होता है? बच्चे के हाथ पैर पतले हो जाते हैं और उनका जो पेट है, बहुत पेट जो है निकल आता है। तो और इसके अलावा ये बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, मल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यक्रम वगैरह में देखिए बहुत सारी गवर्नमेंट जो है पोषण की व्यवस्था करती है। तो ये प्रोटीन्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो अलग अलग चीज़ों में पाई जाती हैं, तो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, दालों के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है इसको प्रोलेमिक्स मीन्स कहते हैं। ये बहुत ही संघनित होती है, कंडेंसन होता है। और ज़्यादातर जो जितने भी हम लोग हैं दालों से प्रोटीन प्राप्त करते हैं। अनाजों की प्रोटीन ग्लूमिन्स कहलाती है।
सींग, जो जानवरों के सींग बने होते हैं, जो नाखून और बाल हैं, ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। इस प्रोटीन को केराटिन कहते हैं। हस्त और उपास्थ, हमारी बोन जो होती हैं, मसल्स जो होती हैं, वो भी बनी होती हैं प्रोटीन से। तो ये कोलेजन और इलास्टिन नाम की प्रोटीन होती है। रुधिर, जो हमारा थक्का बनता है, जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो हमारा रक्त शरीर से बाहर न जाने पाए, तो ये भी इसको रोकने के लिए भी एक प्रकार का प्रोटीन कार्य करता है रक्त को थक्का बनाने में, उसको कहते हैं फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक है। मांसपेशियों को बनाने में जो प्रोटीन सहायक होती है उसको एक्टिन और मायोसिन कहा जाता है। अंडों के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है और दूध के अंदर केसीन प्रोटीन होती है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन आता है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो वो किस लिए होता है? किस लिए होता है? क्योंकि दूध के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका केसीन नाम होता है। तो केसीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। और रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन के कारण। इसमें हीम जो है एक रंगा पिगमेंट है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो इनको दोनों को मिलाकर हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन के संवहन में सहायक होते हैं और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। तो इस तरीके से। और एक चीज़ और बता दूं, जो जितने भी सजीव जीवधारी हैं, जो जीवित जीवधारी हैं, उनका 14% प्रोटीन्स होता है उनमें। और यदि उनमें से पानी निकाल दिया जाए या शरीर मृतक हो जाए तो ऐसे शरीर का 75% जो है 75% जो है प्रोटीन का ही बना होता है। और हम जानते हैं कुछ प्रोटीन के स्रोत हैं, जैसे कि हम जानते हैं मूंगफली में लगभग 29% प्रोटीन पाई जाती है। पनीर वगैरह है तो उसमें 33% प्रोटीन पाई जाती है। ऐसे ही अन्य सारी हैं दालें हैं, अन्य सारी प्रोटीन में 22 से 24% प्रोटीन मिलती है। तो इस प्रकार से जो प्रोटीन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर अस। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है। अब प्रोटीन में भी हम बताए दे रहे हैं कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस और लोहा ये भी पाए जाते हैं। ये लगभग 15% पाया जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी सिविल में पूछा जाता है। तो ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जबकि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन, सल्फर यानी गंधक, आयोडीन, फास्फोरस और लोहा भी पाया जाता है। सल्फर को गंधक भी कहते हैं। ठीक है। तो ये है। ठीक है। तो अब कार्बोहाइड्रेट में CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हैं ये 1:2:1 यानी 1:2:1 में होते हैं। जैसे C6H12O6। अब यहाँ देखिए 2 और 1 हो गया, यहाँ पर 1। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट में क्या है। ये स्टोर फूड के रूप में होते हैं, संचित ईंधन, स्टोर्ड फ्यूल्स। ठीक है। इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक। ये स्टोर फूड के रूप में होते हैं। RNA, DNA के घटक हैं। एनर्जी प्रोवाइडिंग, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है इनसे मिलती है। तो ये बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं क्योंकि पानी है। ठीक है। देखा होगा आपने, खिलाड़ी वगैरह रखते हैं, कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा। ठीक है। तुरंत पियो, तुरंत एनर्जी आए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी प्रोवाइडिंग है। अच्छा, इसकी एनर्जी जब मिलती है तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी प्रोटीन जो है ये बच जाती है और वो प्रोटीन एनाबॉलिज्म के रूप में प्रयोग हो जाती है। बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं उनके निर्माण में सहायक हो जाती है। ठीक है। तो प्रोटीन की बचत हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है। मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज। ठीक। डाइसेक्राइड में जब 2 भिन्न मोनोसेक्राइड या
दो समान मोनोसेक्राइड मिलकर के डाइसेक्राइड बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज बनाते हैं। तो माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज जो फलों में पाई जाने वाली जो शर्करा है उसको फ्रुक्टोज कहते हैं। तो मिलाकर के सुक्रोज बनाते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलाकर के लैक्टोज बनाते हैं, ठीक है। तो ये माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये क्या है? डाइसेक्राइड्स हैं। क्या है? डाइसेक्राइड्स हैं। तो अब यहाँ पर दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो है लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज, मिल्क में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब जब 6 मोनोसेक्राइड्स एक में मिल जाएं, 6 मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, 6 मोनोसेक्राइड एक में मिलकर के क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? ओलिगोसेक्राइड। क्या बनाते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स। और जब 6 से ज़्यादा हो तो क्या बनता है? पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। पॉलीसेक्राइड का क्या सूत्र है? C6H10O5, ठीक, N। अब यहाँ पर देखिए, ये पॉलीसेक्राइड से क्या बना होता है? सेलुलोज, वनस्पतियों के जो कास्ट वगैरह हैं सेलुलोज के बने होते हैं, लकड़ी वगैरह। और इसी तरीके से जो आर्थ्रोपोडा होते हैं एनिमल्स, उनके जो वाही कंकाल हैं, ठीक है, एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम जो है वो किसका बना होता है? किसका बना होता है? पॉलीसेक्राइड का। किसका? आर्थ्रोपोडियंस जो हैं, आर्थ्रोपोडा के जो वाही कंकाल हैं, एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम जो उनका है, तो क्या किसका बना होता है? पॉलीसेक्राइड का बना होता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स मिलता किसमें है? जैसे कि मंड, आपने देखा चावल के ऊपर का जो माड़ होता है उसमें ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना। और आपने जो कैप्सूल वगैरह होते हैं जो खाए जाते हैं, उनका जो खोल बना होता है वो भी मंड या माड़ी का बना होता है, ठीक है, मंड। इसके अलावा आलू के अलावा जितनी भी कंद प्रजातियां हैं, जैसे कि गन्ने का रस है, ठीक है, चुकंदर है, तो इनमें सब में क्या पाया जाता है? ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की जब कमी होगी तो क्या होगा? कमजोरी, एनर्जी कम मिलेगी तो क्या होगा? वीकनेस। क्या होगी? वीकनेस होगी, ठीक। अब देखते हैं फैट्स। देखिए फैट्स, मूंगफली के तेल, वनस्पति तेल, मूंगफली, मक्खन, घी आदि में से फैट्स मिलता है। ये फैट्स जो है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यौगिक हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से रासायनिक रूप में भिन्न होते हैं। इसमें CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन क्या होती है? कम होती है। किसमें? फैट्स में। अच्छा, ये जल में अघुलनशील हैं, जल में ये नहीं घुलते हैं। कौन? तेल वगैरह, घी वगैरह अघुलनशील, लेकिन घुलते किस में हैं? घुलनशील किस में हैं? क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, ईथर में, एसीटोन में, एल्कोहल में, ये क्या हैं? घुलनशील हैं। अब इनका मेन फंक्शन देखते हैं क्या है। देखिए, फैट्स का मेन फंक्शन है ताप नियंत्रण, कंट्रोल द टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये ताप नियंत्रण करते हैं, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये क्या करते हैं? त्वचा के अंदर ये डिपॉजिट हो जाती हैं, जिससे जो जाड़ा है वो हमारे शरीर में नहीं जाने पाता, और गर्मी के दिनों में जो लू है हमारे शरीर को नहीं लगने पाती, ठीक। तो ये मेंटेन द टेम्परेचर, कंट्रोल द टेम्परेचर, ह्यूमन टेम्परेचर, ठीक है। दूसरी चीज़, ये कोशिका कला के निर्माण में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में सहायक होती हैं। इसके अलावा विटामिन डी का संश्लेषण करने में, हार्मोन्स के संयोजन में इनका काम होता है। हम जानते हैं विटामिन डी की कमी से हमारे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक, ऑस्टियोमलेशिया इसे कहते हैं। और बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। और ये स्टोर एनर्जी के रूप में होती हैं, संचित ईंधन के रूप में काम होता है। और जब फैट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या? ग्लूकोज में बदल जाते हैं, ठीक है, चर्बी के रूप में बदल जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि अगर फैट्स न हो, अगर ज़्यादा फैट्स की मात्रा ली जाए तो हमारी जो ये वीन्स हैं, जो धमनियाँ हैं, इनमें डिपॉजिट हो जाती है चर्बी, जिससे एक्सटेरोसिस नाम का रोग हो जाता है। यानी हमारे
जो हृदय जो है, हमारा हार्ट जो है, उसको पूरा ब्लड नहीं ले पाता, तो कभी कभी जो है हार्ट अटैक की संभावना भी बन जाती है। ठीक है, तो त्वचा फैट्स का ज़्यादा लेना मोटापा का कारण हो जाता है, इसलिए फैट्स की मात्रा जो है संतुलित ही लेनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इनके मेन फंक्शन है। ये वनस्पति तेल, मूंगफली और मक्खन, घी में पाए जाते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कंपैरिजन करने के लिए लेते हैं कि जितने भी एनर्जी प्रोवाइडिंग हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इनमें सबसे ज़्यादा, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, तो हम देखते हैं कि फैट्स जो है, ये फैट्स, अगर 1 ग्राम फैट्स जो है, यानी 1 ग्राम फैट्स में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, 9 कैलोरी ऊर्जा। ठीक, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4.2 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 ग्राम फैट्स में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से दूनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये कभी कभी कंपैरेटिव क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, तो इस तरीके से ये फैट्स जो है, मिनरल्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दीज आर फॉलोज। देखिए, सोडियम ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और वाटर बैलेंस करता है। जब कभी लूज मोशन किसी को आते हैं, उल्टी दस्त वगैरह आते हैं, तो उस समय ORS का घोल दिया जाता है। ORS का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सोडियम की मात्रा शरीर के अंदर मिल जाती है, क्योंकि नमक के अंदर NaCl होता है। ठीक, सोडियम क्लोराइड होता है, तो ये क्या है, तो इसलिए सोडियम का काम क्या है, रक्त दाब का और जल का संतुलन बनाए रखना। पोटेशियम हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट, नाड़ियों का सुसंचालन करना कार्य है, ये केले के अंदर पाया जाता है। कैल्शियम जो है, ये हड्डी और दांतों का निर्माण यानी बोन फॉर्मेशन, टीथ फॉर्मेशन में कार्य करता है। दूध के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की मात्रा होती है। ठीक है, लोहा जो है, ये जो है खून का निर्माण करता है, ब्लड फॉर्मेशन, इसकी कमी से एनीमिया का रोग हो जाता है। हरी साग सब्जियां जो है, उनमें पर्याप्त मात्रा में लोहे की मात्रा होती है। फास्फोरस जो है, ये कैल्शियम के साथ मिलकर के हड्डी और दांतों का निर्माण करता है, क्योंकि जो हड्डी होती है वो कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। कैल्शियम फास्फेट यानी कैल्शियम फास्फोरस दोनों होते हैं। सल्फर जो है, ये नाखून और बालों के निर्माण में कार्य करता है, और जो जानवर होते हैं उनके सींग वगैरह जो है वो सल्फर से होते हैं। तो ये सल्फर की मात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ये प्याज लहसुन में पर्याप्त मात्रा में होता है, तो नाखून और बालों में सहायक होता है। ठीक, तांबा जो है, ये हड्डियों तथा हीमोग्लोबिन के निर्माण में इलेक्ट्रॉन संवाहक का कार्य करता है। ठीक, मैग्नीशियम जो है, ये पेशियों और तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं में कार्य करता है, यानी कि मसल्स और नर्वस सिस्टम जो फंक्शंस होते हैं उनको सुसंचालन करना, ये मैग्नीशियम का कार्य है। आयोडीन जो है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यदि आयोडीन की मात्रा कम हो तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता है, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, और इसकी कमी से घेंघा रोग या ग्वाइटो रोग हो जाता है। ठीक है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है उसको सेक्रेशन करता है, और हार्मोन्स वाले जो हमने वीडियो डाला उसमें मैंने इसके बारे में बताया। ठीक है, अब कोबाल्ट जो है, ये RBCS और विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। RBCS मतलब रेड ब्लड कार्पल्स के निर्माण में, विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक, तो इस तरीके से दीज मिनरल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दैट्स ऑल राइट।